साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जब से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को जब से रिपोर्ट प्रस्तुत की है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, तब से रोहिणी कमीशन चर्चा का विषय बना हुआ है। विरोधी पार्टियां सशंकित हैं, आशंकित हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे खुश हो रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रोहिणी कमीशन के रूप में कोई ब्रह्मास्त्र लग गया है? क्या रोहिणी कमीशन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या रोहिणी कमीशन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगा पाएगा? और उस स्थिति में जबकि इंडिया गठबंधन जैसा मजबूत विपक्ष उसके सामने खड़ा है, जो बराबर जाति जनगणना की मांग कर रहा है, तो क्या जाति जनगणना की जो विपक्ष मांग कर रहा है उसके तूफान को, उसके बवंडर को ये रोहिणी कमीशन रोक पाएगा? राजनीतिक विश्लेषक इस पर बहुत चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी कमीशन बहस के केंद्र में होगा। साथियों, एक लंबे अरसे से मंडल कमीशन लागू होने के बाद की स्थितियों का जब आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो पता लगता है कि मंडल कमीशन का जो 27% आरक्षण का लाभ जो ओबीसी की समस्त जातियां हैं, जैसे भारत सरकार के यहाँ जो सूची है उसमें 2633 जातियां हैं, उसमें सारी जातियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। ये हमेशा लोगों के दिमाग कौंधता रहा है। ये सवाल उठते रहे हैं कि सारी जातियों को जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनको ज़रूरत है उसका नहीं मिल पा रहा है और जिनको नहीं ज़रूरत है उनको मिल रहा है। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते आए हैं। और 2000 इसी के मद्देनज़र 2001 में हमारे देश के जो आजकल रक्षा मंत्री हैं, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने हुकम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी उत्तर प्रदेश में, और उसमें उन्होंने आरक्षण का सम्मानजनक बंटवारा भी कर दिया था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाई। उससे पहले छेदीलाल कमीशन बना था, बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन बना था, मुंगेरी लाल कमीशन लागू कर दिया कर्पूरी ठाकुर ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, वहाँ के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूँकि चाबी कुंजी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के हाथ में नहीं रही, इसलिए ये जो आरक्षण था, आरक्षण का जो बंटवारा था, वो न्याय संगत बंटवारा नहीं हो पाया। और ये मांग बराबर होती रही कि साहब हम भी इस देश के निवासी हैं, हमको भी जो ब्यूरोक्रेटिक पावर है, नौकरशाही की ताकत है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन वो भागीदारी बन नहीं पा रही थी। अंतोगत्वा भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय न्यायिक पैनल का गठन किया और इनसे कहा गया कि भाई इसमें जो 27% आरक्षण है, इसमें जो विसंगतियां हैं, इनको आपको तलाश करना है। मैं आगे आपको डिटेल में इसको बताऊंगा कि क्या क्या इनको ड्यूटी अलॉट की गई, क्या क्या दायित्व इनको दिए गए। लेकिन ये जो बार बार जो मांग हो रही थी, और इसीलिए भारत सरकार ने एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस को इसका दायित्व दिया कि जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन और ये जो रोहिणी कमीशन था, ये केवल 12 सप्ताह के लिए बनाया गया था कि भाई आनंद फानन में आप रिपोर्ट दे दें और 3 जनवरी 2018 को आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यानी 3 जनवरी 2018 तक ही आपका कार्यकाल है, तो उसके कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसलिए 12 सप्ताह के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है। लेकिन तमाम दिक्कतें उस कमीशन के सामने आईं। कभी जनगणना का मामला आया, कभी और कोई दूसरा मामला आया, तमाम आंकड़े इकट्ठे करने थे और शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं जैसे IIT, IIM, वहाँ का भी दौरा करना था, वहाँ से भी आंकड़े इकट्ठे करने थे। तमाम केंद्रीय सेवाओं का भी वहाँ भी जांच करनी थी। तो इस प्रकार 14 बार रोहिणी कमीशन का कार्यकाल बढ़ाया गया।
और जब 2023 का आधा समय बीत गया, 31 जुलाई को रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि साहब 14 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद और फिर जुलाई में ही क्यों रिपोर्ट दी और 2023 में आगे रिपोर्ट क्यों दी। इसका मतलब 2024 में इसका उपयोग तो नहीं करना चाहते हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी उपयोग तो नहीं करना चाहती रोहिणी कमीशन को। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं। जो एमबीसी के लोग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको तो आम खाने से मतलब है, गुठली से कोई मतलब नहीं। और आप जानते हैं कि भारतीय अति पिछड़ा वर्ग जो है, एमबीसी है, वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही है, उनके कल्याण के बारे में कुछ करना चाहती है रोहिणी कमीशन के द्वारा, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो इस प्रकार एक कमीशन का गठन हुआ। ये कमीशन है बाकायदे। और 31 जुलाई के गठन के बाद से, जब 31 जुलाई की जो इन्होंने रिपोर्ट दी, उसके बाद से जब लोगों को पता लगा और समाचार पत्रों में ये सब चीज़ें छन छन करके आईं, तो विभिन्न जो सामाजिक संगठन थे वो भी सोते से जाग गए और वो भी अब इकट्ठे होकर के मांग करने लगे हैं कि साहब ये रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तो साथियों, आप समझ गए कि 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी कमीशन यानी 4 सदस्यीय रोहिणी कमीशन का गठन कर दिया और उनको ये कार्य सौंपे गए कि आपको यह देखना है कि ओबीसी के 27% आरक्षण में जो 2633 जातियां हैं, उनके अंदर कितना इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखना है आपको। दूसरा, कौन ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, कौन कम फ़ायदा उठा रहा है और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी नीलवटा सन्नाटा बिल्कुल हाशिए पे है। उसको कोई उसको शेयर मिला ही नहीं, भागीदारी मिली नहीं उसको 27% आरक्षण में से। तो ये आपको पता लगाना है। दूसरा है कि आपको एक साइंटिफिक अप्रोच प्रस्तुत करनी है कि जिसके आधार पर 27% आरक्षण जो है ओबीसी का है, उसका उपवर्गीकरण किया जा सके। तीसरा है कि कौन सी कम्युनिटी को कितना रिजर्वेशन देना है। जैसे 2633 जातियां हैं, यानी विभिन्न सामाजिक समूह हैं। कुछ कृषि और पशुपालन का धंधा करने वाले हैं, कुछ आप क्या नाम है जो कि सेवा कार्य करने वाले हैं, कुछ मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जो लेबर क्लास के हैं। तमाम कैटेगरी की जो 2633 जातियाँ हैं, तमाम विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह हैं। उन सामाजिक समूह में आपको ये तय करना है कि किस कैटेगरी को कितना आपको रिजर्वेशन देना है। और चौथा एक कार्य और सौंपा गया कि आप जो ये भी तय करें कि जो केंद्रीय सूची हमारी है, उस सूची में क्या विसंगतियां हैं। सूची में कोई विसंगति तो नहीं है, जैसे एक जाति दूसरे की पर्यायवाची तो नहीं है। इसका मतलब दो जातियां एक ही जाति 2 बार आ जाएगी सूची में। तो ये आपको देखना है। तो इस प्रकार 4 काम ये जो है सौंपे गए रोहिणी कमीशन को। और रोहिणी कमीशन ने अपने कामों को, टाइम तो रोहिणी कमीशन को लगा, लेकिन अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। रोहिणी कमीशन को जाति जनगणना की भी आवश्यकता पड़ी कि भाई इनकी जातियों का आंकड़ा तो है नहीं। तो उस समय राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री थे। राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया था कि 2018 को लोकसभा में भी कहा था कि हम 2021 में जाति जनगणना ओबीसी की ज़रूर कराएंगे। लेकिन उधर कोविड महामारी आ गई और तमाम कारण बनते गए, जिसके कारण ओबीसी की जाति जनगणना नहीं हो पाई। तो साथियों, रोहिणी कमीशन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो रोहिणी कमीशन ने 1.3 लाख लोगों का आंकड़ा जुटाया, यानी 1.3 लाख नौकरियों का आंकड़ा जुटाया। यानी जो नौकरियां थीं और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश
जैसे आईआईटी, आईआईएम या केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनका आंकड़ा यानी 1.3 लाख का आंकड़ा उन्होंने जुटाया शिक्षण संस्थाओं का और नौकरियों का। तो उसमें से उन्होंने कहा कि 97% सीटों पर, यानी 1.3 लाख का 97% सीटों पर 25% जातियों का कब्जा है। यानी उसकी जो फाइंडिंग निकल के आई वो ये निकल के आई कि 97% सीटों पर 97 से 25% जातियों का कब्जा है, लेकिन जो 75% जो जातियां हैं उनका अता पता नहीं है, उनका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये कि 24.95% नौकरियां या सीटें, 24.95% नौकरियां या सीटें 10 जातियों के पास हैं। इट इज़ इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो कि आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जो ओबीसी के अंदर जो 983 जातियां हैं, 983 का मतलब 1000 का लगभग उन जातियों को पिछले 30 वर्षों से मंडल कमीशन के आरक्षण का, यानी जो 27% आरक्षण है, उसका कोई लाभ नहीं मिला है। यानी उनका एक चपरासी भी उस रिजर्वेशन के द्वारा अपॉइंट नहीं हुआ है। 1000 जातियों का, दैट मीन्स 983। तो जो 983 जातियां हैं उनका वोट तो होगा ही। और वोट कितना है? यानी कुल ओबीसी की जो जनसंख्या है उसका 37% उनका वोट है। बहुत बड़ा वॉल्यूम है। लेकिन SC ST OBC की दुहाई देने वाली पार्टियां, उनके वोट पर सरकार चलाने वाली पार्टियां, उनके आरक्षण और उनकी लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां के साथ हम तो आपकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की कि 983 जातियां कहाँ हैं। 983 जातियों का कोई अता पता है? कोई माई बाप है? कोई पुरसाहाल है? कोई पूछ रहा है उनको? उनकी भागीदारी है कि नहीं है? आप बराबर वोट ले रहे हैं, आपको केवल वोट की चिंता है, लेकिन ये चिंता नहीं है कि वो कैसे काम चला रहे हैं, उनका कोई प्रतिनिधि केंद्र सरकार या स्टेट की सेवा में है या नहीं है। जबकि आप ये दम भरते हैं कि हम साहब ओबीसी का कल्याण करने के लिए हमने पार्टी का गठन किया है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमने तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाले जो देखे हैं, 31 जुलाई 2023 के बाद जब से ये रिपोर्ट आई है, सोशल मीडिया पर एक भी ओबीसी ने जो वीडियो बनाते थे, वीडियो डालते थे, किसी ने वीडियो नहीं बनाया। भाई आप वीडियो बनाते विरोध में ही बनाते, कारण बताते कि हम इन संस्कृतियों के पक्ष में नहीं हैं, रोहिणी कमीशन के पक्ष में नहीं हैं, इसे लागू किए जाने के पक्ष में नहीं है, ये लागू नहीं होना चाहिए, आप ऐसा ही कहते। लेकिन आप तो ये कहते हैं कि जब ओबीसी को 52% जब आरक्षण मिल जाएगा, 52% आरक्षण जब मिल जाएगा, तब हम अति पिछड़े वर्ग को हिस्सा देंगे, ये आप कहते हैं। ये बराबर आप कहते आ रहे हैं। यानी आप बड़े भाई का धर्म निभा रहे हैं। ये बड़े भाई का धर्म तो नहीं है। बड़ा भाई कभी छोटे का हिस्सा नहीं हड़प सकता, आप उसका हिस्सा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और आप स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि जब 52% आरक्षण मिल जाएगा, अभी तो 27 मिल रहा है, जब 52% आरक्षण मिल जाएगा तब ये जो छोटे भाई हैं, अति पिछड़े वर्ग के जो भाई हैं, तब हम इनको हिस्सा देंगे, ये आपका कथन है। तो 983 जातियों का 37% वोट हम बराबर लिए जा रहे हैं, और उनके अधिकार, उनके जो संवैधानिक अधिकार है उससे हम सन्नाटा खींचे हुए हैं, हमसे कोई मतलब नहीं साहब। हाशिए पे पड़े रहें, सदियों तक ऐसे ही पड़े रहें, उनकी नुमाइंदगी करने वाला नहीं, कोई नहीं। अगर रोहिणी कमीशन का गठन न होता तो ये 983 जातियों के किस्से और कहानी, ये जो कहानी है, ये ट्रेजिडी है,
ये दुखदाई व्यथा है, क्या हमको इसकी जानकारी होती? ये कभी नहीं होती। ये सदियों तक ये मामला ऐसे ही चलता रहता। हम इसके लिए भारत सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने रोहिणी कमीशन का गठन तो किया कि जिससे पता तो लगे कि किसको कितना हिस्सा मिल रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? किसको? इसमें हमारे मन में कोई चोर थोड़ा ही है। हम किसी का हिस्सा क्यों खाएंगे? ये 983 जातियों की ये कहानी है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। 994 ये भी बताया रोहिणी कमीशन ने, जैसा कि न्यूज़पेपर बताते हैं। हालांकि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन जो छन करके बातें आ रही हैं वही हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। 994 जातियां ऐसी हैं जिनकी 27% नौकरियों में भागीदारी 2.68% है। 2.68%। इसका मतलब ये हुआ कि 983 और 994 यानी 2000 जातियाँ, 983 और 994 लगभग 2000 जातियाँ ऐसी हैं। 2633 में से 2000 गए, 633 बचे। तो 2000 जातियाँ ऐसी हैं जो कि गेम से बिल्कुल आउट हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि मंडल कमीशन क्या है, 27% आरक्षण क्या है, रिजर्वेशन क्या है, ये कुछ पता ही नहीं है। एकदम हाशिए पे हैं और लोग चुप्पी साधे हुए हैं, सांस नहीं ले रहे हैं कि पता न लग जाए। सब इस चक्कर में कि भैया हमको परस दो, तुम अपना बाद में देखते रहना, हमको टाइम नहीं है, हम जरा जाना है, हमारी गाड़ी छूट रही है। सब अपने चक्कर में हैं। लेकिन 2000 जातियाँ एकदम आइसोलेटेड हैं, कोई उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। और साथियों, और आगे सुनिए, 48 जातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आरक्षण का 50% लाभ उठाया है। 48 जातियों ने, यानी आरक्षण का 50% उन्होंने हिस्सा लिया है। ये कितनी जातियाँ? 48 जातियाँ। यानी 48 जातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कुल आरक्षण का 50% का फ़ायदा उठाया है और 554 जातियों ने 70% आरक्षण का लाभ उठाया है। 554 जातियों ने 70% आरक्षण का लाभ उठाया है। यानी आप ये देखिए कि कुछ जातियाँ एकदम हाशिए पर पड़ी हुई हैं और कुछ जातियाँ अपने दुखड़े को रो रही हैं। तो ये रोहिणी कमीशन ने फाइंड आउट किया कि ये स्थिति है, ये दूध का दूध और पानी का पानी है। तो साथियों, जब से यानी 31 जुलाई से रोहिणी कमीशन ने हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जब से रिपोर्ट प्रस्तुत की है इस कमीशन की, तब से उत्तर प्रदेश के सैकड़ों की संख्या में सामाजिक संगठन, विभिन्न जातियों के सामाजिक संगठन मुखर होकर के इसके प्रकाशन और इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं और बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और ये बहुत उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा ये वोट बैंक है। बिहार की जो जनगणना हुई है जिसमें 27% MBC यानी अति पिछड़ा वर्ग निकल करके आया है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े विद्वान, सोशल एक्टिविस्ट ये कहते आए हैं और कहते रहे और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में MBC की संख्या, अति पिछड़े वर्ग की संख्या 35 से 40% है। तो इतना बड़ा जो वोट है उसकी कौन अनदेखी कर सकता है, कौन इग्नोर कर सकता है? और इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया है, जिसके नीतीश कुमार अघोषित सूत्रधार हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने यहाँ MBC के लिए आरक्षण लागू कर रखा है। लोगों ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश में हो सकता है फूलपुर से चुनाव लड़ें या कहीं से चुनाव लड़ें, तो वो इस बात को ज़रूर कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो लागू है ही अति पिछड़े वर्ग को, हम तो अधिकार दे ही रहे हैं। मजूर से लेके हुजूर तक हमने जो है बना रखा है, रिजर्वेशन दे रहे हैं, नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं, उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दे रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो वैसे ही उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन
अब ये जो जाति जनगणना का जो भूत बवंडर जो विपक्षी दलों ने खड़ा कर दिया है, जिससे पूरा विपक्षी दल और समूचा अन्य पिछड़ा वर्ग ये मांग कर रहा है पूरे जोर शोर से राष्ट्रीय पटल पर कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। 1931 के बाद ओबीसी की गिनती क्यों नहीं की गई है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस विपक्षी दलों के इंडिया के गठबंधन के बवंडर को रोक पाएगी? राजनीतिक पंडितों की एक ही राय है, एक ही सलाह है, एक ही सुझाव है कि हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर रोहिणी कमीशन के लागू किए जाने की अचानक घोषणा कर दें तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्यों कि उत्तर प्रदेश में ये बात धीरे धीरे रोहिणी कमीशन की बात आग की तरह फैल रही है। हमने स्वयं देखा कि 7 अक्टूबर को हमारे इंजीनियर आर.डी. पाल के नेतृत्व में, उसमें तमाम IAS अफसर भी आए थे, तमाम लोग आए थे, मैं स्वयं मौजूद था प्रेस क्लब लखनऊ में, और वहाँ पर एक स्वर से बहुत ही गंभीरता के साथ मांग की गई रोहिणी कमीशन को अविलंब प्रकाशित किए जाने और लागू किए जाने की मांग की गई। तो अब ये दबाव बढ़ रहा है और यदि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई ढिलाई बरती तो ये जो MBC है, वोटर किसी का सगा नहीं होता। घोसी उपचुनाव में ये रिहर्सल हो चुका है कि पूरा का पूरा OBC इंक्लूडिंग MBC समाजवादी पार्टी में चला गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सतर्क रहना चाहिए और समय रहते ये जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित कर देना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए, यही उसके हित में है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बात ख़त्म होती है। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। साथियों, थैंक यू वेरी मच।